धीरेंद्र शास्त्री का विवाह कब होगा, एस्ट्रोलॉजी साइंस क्या है, इस तरह का आपका अगर सवाल है शुरू से लेकर अंत तक देखें, वरना अभी छोड़ के चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube के मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुचर्चित धीरेंद्र शास्त्री के हकीकत से ज्योतिष के थ्रू साक्षात्कार करेंगे। वैसे तो वर्तमान में उसके हकीकत को जानने के लिए हर मीडिया, हर न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ एक एस्ट्रोलॉजर मिस्टर सुनील वशिष्ठ, सुमित सेठी आदि ने उसके जन्म कुंडली का फलादेश करके YouTube में वीडियो डाला है, जिसमें उसका जन्म तारीख 4/7/1996 तो सेम बताया है, लेकिन उसके जन्म समय को 7:45 AM और 12 PM अलग अलग बताया है। यही कन्फ्यूजन्स हैं जिसके चलते ज्योतिष को ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास या सुपरस्टिशन कहा और समझा जाता है। एक ध्रुव राठी नामक व्यक्ति ने तो ज्योतिष को फ्रॉड घोषित करके वीडियो बनाकर YouTube में भी डाला है। उसके फीडबैक में एक ज्योतिषी जी ने और मैंने भी अपना वीडियो YouTube में अपलोड किया है। उन वीडियोस को देखिए और ज्योतिष को जानिए, समझिए। अगर आपके मन में क्यों, कैसे आदि सवाल है, तो ये वही सवाल थे जो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और मिस्टर जेम्स वाट को रेलगाड़ी के स्टीम इंजन का आविष्कारक बना दिए थे। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपके लिए प्रकाश का खंभा साबित होने वाला है, तो इसको देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप फायदे में रहेंगे, वरना तो मेरा क्या जाएगा। आप ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातों को सुनने जाने से वंचित होकर घाटे में रहेंगे। तो आइए बिना देर किए अपने विषय पर चलते हैं। नो द ट्रूथ ऑफ धीरेंद्र शास्त्री एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट 8। तो इसमें हम जानेंगे धीरेंद्र शास्त्री के बारे में, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री का जन्म कुंडली, सुनील वशिष्ठ की भविष्यवाणी, ग्रह स्थिति में मनुष्य का विवाह होता है कैसे, मेरे विवाह पर काल सर्प योग का प्रभाव क्या है, ज्योतिष का सिद्धांत मेरे जीवन पर लागू हुआ कैसे, मानव हित में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें हम जानेंगे काम, सेक्स के बारे में। लाल किताब का सिद्धांत क्या कहता है, धीरेंद्र शास्त्री जी भविष्य ज्ञाता क्यों हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी पर हनुमान जी की कृपा क्यों है, मन के कारक चंद्रमा, अंक 2 में जन्मे लोग, कपिल शर्मा, गांधी जी, राहु केतु का मानव जीवन पर प्रभाव। नो द ट्रूथ ऑफ धीरेंद्र शास्त्री एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट 8। तो इसमें हम जानेंगे धीरेंद्र शास्त्री के बारे में, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री का जन्म कुंडली, सुनील वशिष्ठ की भविष्यवाणी, ग्रह स्थिति में मनुष्य का विवाह होता है कैसे, मेरे विवाह पर काल सर्प योग का प्रभाव क्या है, ज्योतिष का सिद्धांत मेरे जीवन पर लागू हुआ कैसे, मानव हित में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें हम जानेंगे काम, सेक्स के बारे में। लाल किताब का सिद्धांत क्या कहता है, धीरेंद्र शास्त्री जी भविष्य ज्ञाता क्यों हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी पर हनुमान जी की कृपा क्यों है,
मन के कारक चंद्रमा अंक 2 में जन्मे लोग कपिल शर्मा गांधी जी। राहु केतु का मानव जीवन पर प्रभाव पौराणिक कथा के बारे में और अंतिम में कंक्लूजन। साथियों, मिस्टर सुनील वशिष्ठ जी ने जन्म समय 7:45 AM के कुंडली पर धीरेन्द्र शास्त्री का विवाह तारीख 17/7/2023 से लेकर 19/3/2024 ईस्वी के बीच होना डिक्लेयर किया है। अगर आपको ज्ञात ना हो तो बता दूं, भारतीय हिंदू लोग चाहे किसी भी प्रजाति या प्रदेश के वासी हों, वे जगदीश रथ यात्रा, वापसी और देव उठनी एकादशी के बीच अपने बच्चों का शादी विवाह नहीं करते हैं। ज्योतिष वाइज तारीख 14 जून से 13 जुलाई तक भारतीय माह आषाढ़ फिक्स है, लेकिन चंद्रमा के गणना वाइज अंग्रेजी कैलेंडर में यह तारीख कुछ आगे पीछे हो जाता है। हर एक साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगदीश जी की रथ यात्रा होती है, तो सन 2023 में 20 जून को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पड़ रहा है। रथ यात्रा की वापसी होते तक जून माह समाप्त हो जाएगा। तो अब सवाल है कि खुद को कट्टर हिंदू का दावेदार धीरेन्द्र शास्त्री का विवाह उक्त कालावधि में क्यों और कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर वे कथित ज्योतिषी जी भली भांति जानते होंगे, तभी तो उनने ज्योतिष के मौलिक चीज़ों को दरकिनार करके शास्त्री का विवाह डेट घोषित कर दिया है। ऐसे ही कुछ ज्योतिषियों के कारस्तानी आर्टिफिक के चलते देश के योग गुरु, सदगुरु, धर्म गुरु, बाबाइन टाइप और कुछ संस्थाओं के संचालकों को सच्चे ज्योतिष को ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास के तौर में दुष्प्रचारित करने का गोल्डन चांस मिलता है। वैसे भी आज के दौर में अक्ल के अंधे गांठ के पूरों को भ्रमित करके उन पर काना राजा बनना बहुत ही आसान काम है। हैव यू एनी डाउट? साथियों, जन्म कुंडली वाइज जिस साल गुरु जुपिटर लग्न तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11 भाव में या अपने जन्मकालीन राशि में ट्रांजिट करता है, उसी साल संबंधित व्यक्ति का विवाह होता है, इसके इतर नहीं। इसी सिद्धांत पर किसी के भी विवाह का सन जाना जाता है। विवाह के लिए कुंडली के 7th हाउस लॉर्ड को भी देखना होता है। अगर वह सूर्य बना हो तो 26 साल में, चंद्रमा 22 साल में, मंगल 18 साल में, बुध 15 साल में, गुरु 24 साल में, शुक्र 20 और शनि 27 साल की आयु में विवाह कराता है, बशर्ते कि कुंडली में विवाह के बाधक मंगल दोष, पितर दोष, काल सर्प योग आदि ना हो। लंदन पढ़ने जाने से पहले महात्मा गांधी का कस्तूरबा से विवाह हो चुका था, क्योंकि उनका सप्तमेश 18 साल आयु वाला मंगल बना था। मेरे मिथुन लग्न कुंडली में सप्तमेश 24 साल आयु वाला जुपिटर बना है मेरे जन्म काल में, और विवाह काल सन 1982 ईस्वी में भी गोचर का जुपिटर तुला राशि में 5वां ही था। मेरे जन्म तारीख 29 दिसंबर 1957 ईस्वी के 2 दिन बाद सन 1958 ईस्वी चढ़ा। उसमें 24 साल को जोड़े तो सन 1982 ईस्वी ही आता है। विवाह के लिए महादशा भी मैटर करता है। तो मुख्यतः लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, 11th लॉर्ड या विवाह के दोनों फैक्टर जुपिटर पति का और वीनस पत्नी का आदि में से किसी एक की दशा होनी जरूरी है। जैसे कि मेरे विवाह काल में मुझ पर सन 1980 से 2000 ईस्वी तक शुक्र की महादशा चली। शुक्र मेरा 5th लॉर्ड होने के साथ पत्नी का कारक भी है। साथियों, सप्तमेश की आयु, गुरु का गोचर और महादशा आदि तीनों ही सिद्धांत ठीक ठाक होने के बावजूद भी मेरा विवाह देर से हुआ,
क्योंकि मेरे कुंडली में विवाह बाधक कालसर्प योग होने से मेरे तीसरे नंबर के छोटे भाई का सबसे पहले, उसके बाद मंझले का, उससे 2 साल बाद मेरा विवाह हुआ है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ज्योतिष के अच्छे और बुरे दोनों तरह के सिद्धांत मेरे विवाह पर अप्लाई हुए रहे हैं। इन्हीं बातों के रोशनी में अगर हम वर्थ टाइम 7:45 AM के कुंडली को देखें तो उसके 9th हाउस में मीन राशि पड़ने से धीरेन्द्र शास्त्री का नवमेश जुपिटर बना है और वर्तमान में उस पर तारीख 10 दिसंबर 2017 ईस्वी से 10 दिसंबर 2033 ईस्वी तक जुपिटर की ही महादशा चल रही है और अगले तारीख 22 अप्रैल 2023 ईस्वी तक जुपिटर मीन राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री का 9th गुरु गोचर होकर उसके विवाह के लिए अनुकूल है। उसका 7th लॉर्ड 27 साल आयु वाला शनिदेव बना है। उसके जन्म तारीख 4/7/1996 ईस्वी में 27 साल जोड़ने पर तारीख 4/7/2023 ईस्वी आता है। तो अगले तारीख 22 अप्रैल 2023 ईस्वी से पहले धीरेन्द्र शास्त्री अगर चाहे तो उसका विवाह हो सकता है, वरना सन 2024 ईस्वी के मई या जून में या देवउठनी एकादशी के बाद उसका विवाह होने के आसार हैं। क्योंकि ज्योतिषीय सिद्धांत वाइज ग्रह अपना अच्छा हो या बुरा फल तभी देते हैं जब उनकी महादशा, अंतरा, प्रत्यंतरा आदि चलती होती है और साथ ही उनका अनुकूल ट्रांजिट भी हो। साथियों, अब आगे तो ज्योतिषी वशिष्ठ जी ने पंडित शास्त्री का जो संभावित विवाह डेट बताया है, उसके पहले तारीख 23 अप्रैल 2023 ईस्वी से जुपिटर मेष राशि में ट्रांजिट करेगा और तारीख 20/4/2024 तक वहीं रहेगा, जो कि शास्त्री का 10th गुरु गोचर होकर उसके विवाह के लिए अनफिट हो जाएगा। 1 मई 2024 ईस्वी से गुरु वृष राशि का होकर शास्त्री और उसके विवाह दोनों के लिए 11th गोचर सुटेबल स्थिति का हो जाएगा। केपी कृष्णमूर्ति पत्ती से कुंडली में विवाह का प्रोमिस पूरा ना हो रहा हो तो ऐसे जन्मज का विवाह नहीं होता है। तो शास्त्री का विवाह प्रोमिस पूरा हो गया है। अगर कुंडली के 9th या 12th भाव में शनि बैठा हो तो व्यक्ति बैचलर या सन्यासी बनता है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अटल बिहारी वाजपेयी आदि के शनि 9th और 12th में ही बैठे थे। इनके अलावा तारीख 14 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच पौष माह यानी धनु राशि के सूर्य में जन्मे लोग भी बैचलर होते हैं। महात्मा ईसा, स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी आदि बैचलर थे और सुश्री ममता बनर्जी, बाबा रामदेव, हीरो सलमान खान आदि आज भी बैचलर हैं। आपने भी पढ़ा सुना ही होगा, सिद्धार्थ के बचपन में 2 तरह का भविष्यवाणी किया गया था कि यह बालक आगे चलकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अन्यथा बहुत बड़ा सन्यासी, तो वह सन्यासी ही बना था। धीरेन्द्र शास्त्री के कुंडली में शनिदेव मोक्ष कारक केतु से जॉइंट 9th हाउस में है, तो 2 तरह का प्रिडिक्शन उसका भी दिख रहा है, विवाह होने का और नहीं भी होने का। वैसे भी ब्रह्मचारी हनुमान के भक्त भी अक्सर ब्रह्मचारी ही होते हैं। बाकी तो ऊपर वाले के मर्जी पर ही है। कहा भी जाता है इस दुनिया में ईश्वरीय मर्जी के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है और होता भी वही है जो मंजूर खुदा होता है। बेचारे हम ज्योतिषी लोग तो ग्रहों के आधार पर केवल अनुमान लगाते हैं। साथियों, मेरा 9th हाउस लॉर्ड या भाग्य सूर्य पुत्र शनि ही बना है, जिसका अंक 8 है। मेरे नाम दिनेश्वर का पर्याय सिमनिम भी सूर्य ही है। तो विधाता का कमाल देखिए, सूर्य के
इल्डेस्ट सन शनि के मूलांक वाले 8 जनवरी को मेरा भी ज्येष्ठ पुत्र पैदा हुआ है। सूर्य का मंझला पुत्र यमराज है। वास्तु विज्ञान में दक्षिण दिशा के द्वार डोर को यम द्वार कहा जाता है और दक्षिण को मंगल की दिशा माना जाता है। तो यमराज और मंगल दोनों सिमिलर हैं। मंगल के मूलांक 9 के तारीख 18 अक्टूबर को मेरा सेकंड सन पैदा हुआ है। सूर्य की यंगेस्ट डॉटर यमुना है। मेरे 3 संतानों में यंगेस्ट मेरी डॉटर ललिता है। हिंदी वर्णमाला के य र ल व अक्षर से जिनका भी नाम स्टार्ट होता है वे सब मृग डियर कैटेगरी के होते हैं। अतः हम दोनों की पुत्रियों का सेम कैटेगरी डियर है। दिगर्त कुंडली वाइज मेरा भाग्य देवता शनिदेव बना है। मेरे जन्म तारीख वाइज लक्की लॉर्ड मंगल है और कोर नंबर एंड मिक्स नंबर 2 का लॉर्ड चंद्रमा है। तो 2 मूलांक के ही तारीख 11 अप्रैल 1995 ईस्वी को मेरी पुत्री पैदा हुई है। इस तरह आप देख ही सकते हैं कि चंद्रमा, मंगल और शनि के ही अंक वाले तारीखों में मेरे तीनों बच्चे भी पैदा हुए हैं। साथियों, हमारे 4 वेदाज ने मानव के हित में मानव के हित में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना की है, जिनमें तीसरे नंबर पर काम यानी सेक्स ही आता है। ओशो ने भी एक सिद्धांत दिया है, फ्रॉम सेक्स टू टम्ब। सीमन को सेक्स फैक्टर माना है। कुंडली में ये दोनों साथ हों, लग्न या 7वें घर में हों, या एक दूसरे के राशि में हों, या एक दूसरे से समसप्तक हो, तो कुंडलीधारी नर नारी पशुगामी हो सकते हैं। पर यदि कुंडली का 6th हाउस लॉर्ड जो कि सेक्स कंट्रोलर होता है वह लग्न या 7वें घर में बैठा हो या वहाँ देखता हो या किसी भी तरह से मंगल और शुक्र को इफेक्टेड करता हो तो व्यक्ति में मेके शिफ्ट काम चलाओ सेक्स होता है। जैसे कि महात्मा गांधी के कुंडली में मंगल और शुक्र लग्न में थे जो उनको बहुत सेक्सी बना सकते थे, लेकिन उनका सेक्स कंट्रोलर बना जुपिटर 7th में बैठकर लग्न और वहाँ बैठे मंगल शुक्र को भी देख रहा था। इससे और बेहतर जानने के लिए आप जेड एडम्स के बुक गांधी नेकेड एम्बिशन को पढ़ें। ईश्वर की अजीब माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। एक सेक्स फैक्टर मंगल ही मेरा सेक्स कंट्रोलर भी है। लग्नस्थ मंगल आग और आघात से हानि करता है और सर्वविदित है कि नाथूराम के द्वारा मारे गए आग से संतप्त गोली के आघात से ही गांधी जी की मौत हुई। मेरी पुत्री का मंगल लग्न में है। जब वह छोटी थी तब उसके नादान भाइयों ने गर्म पलटे से उसको दागे थे। वह धीरेन्द्र शास्त्री से 1 साल 2 माह 23 दिन बड़ी है, तो वह रिश्ते में धीरेन्द्र शास्त्री की दीदी सिस्टर है। साथियों, लाल किताब कहता है कुंडली के लग्न में मंगल और दूसरे घर में चंद्रमा हो, ऐसे जन्मज के बड़े या छोटे भाई तो होते हैं लेकिन उनकी बहन नहीं होती है। मेरी पुत्री के लग्न में मंगल और दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है। उसके 2 बड़े भाई हैं, बहन नहीं है। मेरे कुंडली के दूसरे घर में चंद्रमा की राशि कर्क है। हम 5 भाइयों के बाद एक बहन हुई थी जो कि 5-7 दिन जीवित रहकर अल्लाह को प्यारी हो गई। तो जिसके 7th हाउस में बुध मरकरी हो, उसकी बहन जान निछावर करने वाली, पत्नी वफादार और साली मिक्स रेत मिट्टी की तरह साथ निभाने वाली होती है। ये तीनों तथ्य मुझ पर वाकई में अप्लाई हुए हैं। जिसके 3rd हाउस में सूर्य हो वह अपने पेरेंट्स का पहला संतान होता है, और जिसका 3rd हाउस लॉर्ड सूर्य या मंगल हो या उनके साथ 3rd हाउस लॉर्ड बैठा हो या 3rd हाउस में वीनस हो
तो जन्मज अपने प्रेंटस का पहला मंझला संतान होता है। मेरे कुंडली के 3rd हाउस में सूर्य की राशि लियो है, अतः मेरा 3rd हाउस लॉर्ड सूर्य है। तो मैं अपने पिता का दूसरा और अपनी माता का पहला पुत्र हूँ। मेरे पिताजी की पहली पत्नी से मेरा एक बड़ा भाई रहा था, वह बचपन में ही चल बसा। इधर मेरे बड़े पुत्र के 3rd हाउस में सूर्य है और मंझले पुत्र के 3rd हाउस लॉर्ड बुध सूर्य मंगल के साथ बैठा है। अगर कुंडली में 3rd हाउस लॉर्ड नर ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति में से कोई एक हो तो जन्मज के पीछे भाई पैदा होता है। यदि स्त्री ग्रह चंद्रमा शुक्र या बहन बुआ का कारक बुध में से कोई एक 3rd हाउस लॉर्ड बना हो, ऐसे जन्मज के पीछे बहन पैदा होती है। मेरा 3rd हाउस लॉर्ड सूर्य और मेरे बड़े पुत्र का बृहस्पति नर ग्रह है, तो मेरे पीछे 4 भाई और मेरे बड़े पुत्र के पीछे मेरा मंझला पुत्र पैदा हुआ है। मंझले पुत्र का तृतीयस बुध बना है, तो उसके पीछे उसकी बहन यानी मेरी बेटी पैदा हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कुंडली में भी तृतीयस बुध बना है, तो उसके पीछे उसकी बहन ही पैदा हुई है। दोस्तों, सूत पुत्र कर्ण को मिलाकर पांडव लोग 6 भाई होते थे। हम भी मेरे दिवंगत बड़े एवं मंझले भाई को मिलाकर 6 भाई थे। निसंतान विदुर को मिलाकर पांडवों के फादर लोग 3 भाई थे। मेरे पिताजी लोग भी 3 भाई थे। उनमें मेरे चाचा निसंतान यानी अविवाहित ही स्वर्ग सिधारे। 4.5 अक्षर का नाम युधिष्ठिर से कृष्ण और कुरुक्षेत्र दोनों जुड़े हुए थे। मुझ दिनेश्वर से भी मेरे पिताजी किशुन कृष्ण और कुरुक्षेत्र दोनों जुड़े रहे हैं। मेरे पिताजी और ताऊ के बीच राज्य यानी जमीन झगड़ा को लेकर जसपुर के कोर्ट में केस चला था। मेरे जन्म से 2 माह 25 दिन पहले तारीख 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को सोवियत रूस ने अपने स्पुतनिक नामक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पहला कदम रखा। कहा जाता है कि रूसिया के इस कारनामे को देखकर अमेरिका सकते में आ गया था। जनवरी सन 1958 ईस्वी में, तब मैं 1 माह का था, वह उपग्रह अपने धुरी से भटककर सौरमंडल में ही जलकर खाक हो गया। यहाँ के चर्चा में मेरे जिस बड़े भाई का जिक्र आया, वह भी आग में ही जलकर मरा। काल सर्प योग वाले व्यक्तियों को विधाता अपने किसी खास प्रयोजन को साधने या उद्देश्य पूर्ति के लिए इस दुनिया में उतारता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कुंडली में काल सर्प योग था। इसे बनाने वाले राहु या केतु बृहस्पति के साथ हों तो गुरु चंडाल योग बनता है। नेहरू के कुंडली में गुरु और केतु के युति से गुरु चंडाल योग बना था। मेरे योग ऐसे योग वाले अनुकूल दशा आने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर और इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति पाते हैं। तो मेरे कुंडली में भी काल सर्प योग और गुरु चंडाल योग दोनों ही हैं। और तारीख 8/9/2023 ईस्वी से मुझ पर 18 साल राहु की महादशा चलेगी। पामेस्ट्री वाइज जीवन और मस्तिष्क रेखा के आरंभ में दीप हो तो व्यक्ति मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण चीज़ों का जानकार होता है। तो मेरे हाथ में वैसा ही दीप है। तो पंडित शास्त्री के हस्तरेखाओं का भी परीक्षण किए जाने का मैटर अपेक्षित है। अगर आप चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी के कुंडली में सूर्य और बुध साथ हों तो उसका मंगल शुभ होता है, और अगर सूर्य और शुक्र साथ हो तो मंगल अशुभ हो जाता है। शुभ मंगल वाले का राहु उच्च फल देता है। भगवान विष्णु और शिव शंकर की कृपा मिलती है। ऐसे जन्मज को झगड़े या कोर्ट केस आदि में सदैव विजय ही मिलती है। कुंडली के 6ठे घर में मंगल बैठा हो
तो ऐसे जनमत से भिड़कर कोई पार नहीं पा सकता है। मेरे छठे भाव में स्वराशि वृंचक का मंगल है। मेरे हाथ में मंगल रेखा भी है। मेरे लक्की नंबर का लॉर्ड भी मंगल ही है। मेरे साथ विवाद की स्थिति कोई एक दो या दो बार नहीं हुआ बल्कि अनेकों बार हुआ। अगर आपका ऐसा योग है तो उसे जरूर आजमा कर देखना। तो सच है कि जब मुझ पर राहु की अंतरा चल रही थी तब मेरे बड़े पुत्र का जन्म हुआ है। गांधी जी ने जात पात मिटाने के लिए एक मुहिम चलाया था। उसको सफल करने के लिए काल सर्प योग वाले पंडित नेहरू ने स्वेच्छा से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी का विवाह एक्सोटिक विजातीय फिरोज गांधी से कर दिया था। मुझ काल सर्प योग वाले का पुत्र मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इंटररेशनल लव मैरिज किया है। तो जन्म समय 7:45 AM के कुंडली वाइज मिस्टर शास्त्री का मंगल पंचम भाव और छठे भाव में बैठे जुपिटर को देख रहा है और अपनी दसवीं दृष्टि से शनि भी जुपिटर को देख रहा है। अतः उसका इंटररेशनल लव मैरिज होने का भी चांस या योग है। साथियों, स्वतंत्र भारत के कुंडली में भी काल सर्प योग है। वह क्या जाने पीर पराई जिसकी फटी ना हो एड़ी की भिवाई। काल सर्प योग को फटी एड़ी की भिवाई या क्रिकेट हिल्स मान ले तो इस योग के लोग खोजी इन्वेस्टिगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए क्रिकेट हिल्स वाले पंडित नेहरू ने दूसरी क्रिकेट हिल्स वाली भारत माता को खोजा, उसका खोज खबर लिया और अपने कार्यकलाप को लिखा भी तो वह द डिस्कवरी ऑफ इंडियन भारत की खोज नामक किताब बन गया, जिस पर धारावाहिक बनाकर सन 1988 ईस्वी के आसपास डिस्कवरी चैनल पर उसे प्रसारित भी किया गया। इधर मैंने भी भारत माता के ही यूनिक हेरिटेज या अनमोल धरोहर ज्योतिष ज्ञान पर रिसर्च करके किताब भी लिखा, लेकिन वह किताब मार्केट में नहीं चल पाया क्योंकि उस किताब को प्रकाशित करने या ठप्पा लगाने के लिए दिल्ली के नामी प्रकाशक लोग तैयार ही नहीं हुए। उस किताब को छपवाने के लिए मदद मांगते हुए मैंने भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी जी को पत्र भी लिखा था। उस पत्र के जवाब में राष्ट्रपति भवन से शुभकामना पत्र भेजा गया। उस पत्र को लेकर मैं राष्ट्रपति भवन दिल्ली भी गया था। वहां बताया गया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मुलाकात करने के लिए कई फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, जिसके अभाव में मेरा मुलाकात राष्ट्रपति जी से नहीं हो पाया। खैर, इन सब बातों को छोड़िए। मैंने ज्योतिष के बारे जो रिसर्च या खोज किया है उन्हीं सच्चे अनुभूत चीज़ों को मैं वीडियो के थ्रू आपसे साझा करता फिर रहा हूँ। साथियों, आप सबको पंडित शास्त्री से संबंधित अन्य मार्के की बात बता दूं। अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा आदि 9 नक्षत्र में जन्मे लोग राक्षस गण के होकर झगड़ालू, कटुवचनी, भौतिक रूप से सुखी, पराक्रमी, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस जागृत वाले होकर भविष्य के ज्ञाता होते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में होने से उसका गण राक्षस होकर छठी इंद्रिय जागृत है। इसीलिए वह भविष्यत बातों को जानने बताने में समर्थ है। तारीख 4/7/1996 ईस्वी को पैदा होने से उसका मूलांक 4, लकी नंबर 36 यानी 9 और मिक्स नंबर 9 और 4 13 यानी 4 है। अंक 4 का लॉर्ड राहु और अंक 9 का लॉर्ड मंगल है। अंक 4 वालों का राहु अंक और अंक 9 वालों का मंगल बलवान होता है। इसीलिए ऐसों के क्रिएटिविटी के क्रेडिट को दुनिया अवश्य ही मानती है। स्वामी विवेकानंद, रामानुजन अय्यर,
सरदार पटेल, मुंशी प्रेमचंद आदि के नंबर 4 रहे। मिस्टर बराक ओबामा, एडवोकेट हरीश साल्वे, बाबा रामदेव आदि के नंबर भी 4 ही हैं। गणितज्ञ न्यूटन, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, बाबू राजेंद्र प्रसाद, नेल्सन मंडेला, गीतकार गुलजार आदि के नंबर्स 9 थे। और प्रेजेंट में मिस्टर श्याम मानव SES का हेड से 6 साल बाद जन्मा खुद मेरा मुझसे 1 माह 11 दिन छोटी हीरोइन अमृता सिंह, हीरो सलूमिया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उससे 1 साल 8 दिन छोटी तारीख 12/7/1997 ईस्वी को जन्मी मलाला यूसुफजई आदि का नंबर 9 है। साथियों, व्यक्ति जिन मूलांक, भाग्यांक और मिश्रितांक में जन्म लेता है, उनके स्वामी ग्रह व्यक्ति को लाइफ टाइम प्रभावित किए रहते हैं। वह कैसे को विस्तार से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे पिछले वीडियोज़ को देखें। अगर आप अपने ग्रहों के नंबर से अनजान हैं और उनको जानने के इच्छुक हैं तो अपने अंगूठों के प्रिंट्स, एक्यूरेट जन्म सन, हिंदी या अंग्रेजी माह और जन्मदिन के डिटेल्स को आप हमारे नंबर 7697 66 92 89 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथियों, मंगल ग्रह का इष्ट देवता हनुमान जी है, इसीलिए मंगलवार के रोज उनको तेल सिंदूर का लेप चोला चढ़ाया जाता है। अगम जानी रावण की तरह हनुमान जी भी ज्योतिष के दिग्गज ज्ञाता हैं। हनुमान ज्योतिष नामक पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। साउथ डोर के मंदिर में कंफर्ट, सुकून महसूस करने वाले हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। 7 चिरंजीवी लॉन्ग लिवेट हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा, पताल नरेश बलि, महाभारत ग्रंथ के रचयिता व्यास, कृपाचार्य और परशुराम आदि में से एक चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी के ही क्लाइंट मंगल ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मा और मंगल का ही लक्की नंबर 9 का होल्डर धीरेन्द्र शास्त्री अगर हनुमान भक्त नहीं होता तो आपके ख्याल से वह आखिर क्या होता? तो मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री का रोम रोम मंगल ग्रह और हनुमान जी के प्रभाव से ओतप्रोत है। मेरे लक्की नंबर 9 का लॉर्ड भी मंगल है, तो मुझसे मंगल के थ्रू हनुमान जी का भी छत्र छाया जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में अपनी बताई बातों को हनुमान जी की तरह खुद पर ही सर्टिफाइड करने में सक्षम हूँ। आचार्य रजनीश उर्फ ओशो ने कहा है, कोई व्यक्ति चाहे तो समूची दुनिया को जान ले, पर यदि वह खुद के बारे ना जानता हो तो वह मूर्ख अज्ञानी ही कहलाएगा। उन्होंने ऐसा भी कहा है, ज्योतिष एक प्रमाणिक विज्ञान है, इसके द्वारा मनुष्य अपने बारे जान सकता है और जिस दिन भी वह स्वयं के बीज को जान जाएगा उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें मैं ऐड कर दूं, वह हनुमान की तरह सकल गुण निधान हो जाएगा। दोस्तों, अब आगे तो अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती आदि 9 नक्षत्र में जन्मे लोग देवतागण का होकर ज्ञानी, धार्मिक, सरल हृदय एवं स्वभाव, तेज दिमाग एवं उच्च विचार वाले होते हैं। तो बुध के ही रेवती नक्षत्र एवं मिथुन लग्न में मेरा जन्म हुआ है। पूर्व में पंचम भाव के बारे बता चुका हूँ। प्रेम प्रसंग, लव अफेयर के अलावा वह शिक्षा, ज्ञान, संतान और पूर्व जन्मार्जित पुण्य का भी घर है। तो मेरे कुंडली के पंचम घर में तुला राशि पड़ा है, वहीं ज्ञान कारक देवगुरु बृहस्पति बैठा है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है, जिसने भी पूर्व जन्म में ढेर सारा पुण्य कर्म किया रहता है, वर्तमान में उसी के कुंडली में जुपिटर पंचम भाव में बैठा होता है। तुला राशि शुक्र का मूल त्रिकोण राशि है। मेरे कुंडली के 8वें घर यानी रिसर्च सेंटर में ही
मृत संजीवनी विद्या का रिसर्चर असुर गुरु शुक्र बैठा है। ज्योतिष शास्त्र वाइज 8वें शुक्र वाला व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञाता होता है। तो मेरे ज्ञान और अनुसंधान दोनों ही घरों में देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्र बैठे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर मैं ज्योतिष पर रिसर्च कर सका और उसके हकीकत या सच्चाई को समझता हूँ तो इसमें आपको बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, आप खुद ही देख लो क्या सच है और क्या झूठ। कहा गया है कि बुध के मिथुन लग्न में ही एटम बम के आविष्कारक इंटेलिजेंट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। साथियों, मन और दिमाग के कारक चंद्रमा के अंक 2 में जन्मे लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मेरे जन्म तारीख का मूलांक और मिश्रितांक 2-2 है और कॉमेडियन कपिल शर्मा का मूलांक भी 2 है। गांधी जी का मूलांक और मिश्रितांक भी 2-2 ही था। इंटेलिजेंट गांधी जी ने सर्वप्रथम पूर्व से चल रहे आज़ादी के लड़ाई के स्टाइल को चेंज किया। फलतः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया। तुलसीदास ने कहा है, पराधीन सुख सपनेहु नहीं। गांधी जी ने भारत को तो पूरा लेकिन भारतीयों को फिजिकली आज़ाद कराया है। इसीलिए आज़ादी के करीब 76 साल बीतने के बाद भी अधिकांश भारतीय मेंटली गुलाम ही हैं। तभी तो वे सच्चे ज्योतिष को अंड बंड कहते फिरते हैं। मैंने महसूस किया है कि गांधी जी और मुझको विधाता ने भारत एवं भारतीयों की स्वतंत्रता से ही जोड़ रखा है। अगर आपको यकीन ना हो तो तारीख 15 अगस्त 1947 ईस्वी में गांधी जी के बर्थ डेट को घटाएं और मेरे बर्थ डेट में स्वतंत्रता के डेट को घटाएं। इन दोनों यंत्रों के मूलांक बिल्कुल ही सेम है। मेरा जन्म सन 1857 से 100 साल और सन 1947 से 10 साल बाद हुआ है। इन दोनों अंतरों का मूलांक या मान सेम एक ही है। सन 1920 ईस्वी में 1869 ईस्वी को घटाएं तो 51 साल की आयु में गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। साथियों, मेरे जन्म सन 1957 ईस्वी में 51 साल को जोड़ें तो सन 2008 ईस्वी आता है। तारीख 27/4/2008 ईस्वी को मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। तो वही साल था जब मेरे मन में मेंटली गुलाम भारतीयों के उद्धार के लिए ज्योतिष के सच्चाई पर किताब लिखने का ख्याल आया। अगर हम भारत माता के मूर्त रूप का चिंतन करें तो उसके दाईं छाती में गांधी जी की जन्मस्थली पोरबंदर स्थित है और बाईं छाती के नीचे जहां सबका हृदय होता है वहीं मेरा जन्मस्थली जसपुर बसा है। काल सर्प योग वाली भारत माता के 3 ओर समुद्र से घिरे हुए हैं। काल सर्प योग वाले पंडित नेहरू का जन्म त्रिवेणी संगम में बसे इलाहाबाद में हुआ था। मुझ काल सर्प योग वाले का जन्म भी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आदि 3 राज्यों के मध्य बसे जसपुर में हुआ है। अब आगे तो हृदय, जो कि संपूर्ण शरीर में एनर्जी सप्लाई करता है। हम सब भारतीयों का मिला जुला दिमाग ही भारत का दिमाग कहलाता है। सही मात्रा में एनर्जी का सप्लाई ना हो पाने के चलते भारत का कुछ दिमागी हिस्सा ठप स्टक पड़ा हुआ है। तो उसमें से अच्छे बात विचार उपज ही नहीं सकते हैं। वहाँ से जो भी उपजेगा वह गलत ही उपजेगा। तो ठप दिमाग वालों के गलत विचार ही ज्योतिष को अंधविश्वास, ढोंग पाखंड कहवाता है। इन बातों के मद्देनज़र यही सिद्ध होता है कि विधाता गांधी जी और मुझको भारतीयों के फ्रीडम से किसी न किसी तरह से जोड़ा हुआ है। अगर आपके मन में यह जिज्ञासा उठा हो कि मैं सृष्टि में व्याप्त विधाता के गणित को क्यों जानता हूँ, तो गणितज्ञ न्यूटन और रामानुजन अयर के सिमिलर धनु राशि के ही सूर्य में मेरा भी जन्म हुआ है। साथियों, ज्योतिष राहु केतु को घुमाने या
नचाने वाला चक्का व्हील मानता है। तारीख 25/12/1965 ईस्वी को जन्मे बाबा रामदेव का मूलांक 7 लक्की नंबर 4 है और तारीख 2/4/1981 ईस्वी को जन्मे कपिल शर्मा का लक्की नंबर 7 है। इसीलिए बाबा रामदेव और कपिल शर्मा के राहु केतु भारतीयों को घुमा रहे हैं। जहां सिरासन कराकर बाबा रामदेव लोगों को सिर के बल उल्टा खड़ा करा देता है तो कपिल शर्मा हंसाकर दोहरा लोटपोट करा देता है। धीरेंद्र शास्त्री से राहु का डबल और मंगल का सिंगल नंबर जुड़ा हुआ है, अतः उसके राहु मंगल दुनिया या भारतीय लोगों को उसके सामने झुकवा रहे हैं। आप आम जनता को छोड़िए, उसके सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग भी नतमस्तक होकर बिछे जा रहे हैं। दीगर बात तो भारत भारतीयों का वर्ग कैटेगरी माउस है और चूहा पर नेचुरली जबरदस्त वर्चस्व सुप्रीमेसी या कंट्रोल सांप का ही होता है। इसीलिए भारत भारतीयों पर स्नेक कैटेगरी के नामधारी मनुष्य, वस्तु या स्थान आदि ऑटोमेटिक ही हावी हो जाते हैं। जैसे कि तरुण सागर नाथूराम गोडसे का कैटेगरी सांप था और तिरंगा दिल्ली दिल दिमाग दुर्गा देवी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी आदि का वर्ग सांप है। चूहा वर्ग के महिषासुर राक्षस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अंत में उसे नाग वर्ग की दुर्गा देवी ने ही कंट्रोल करके मारा। महात्मा मोहनदास गांधी को भी सांप वर्ग का नाथूराम गोडसे ने गोली मारा। साथियों, चूहा वर्ग के मानुसी भले ही किसी और की ना सुने या कंट्रोल ना माने, लेकिन अपने ही सांप वर्ग के दिल दिमाग का जरूर सुनते हैं और उसका कंट्रोल भी मानते हैं। तो मुझ दिनेश्वर और धीरेंद्र शास्त्री का भी कैटेगरी स्नेक है और हम दोनों का लक्की नंबर भी सेम 9 ही है। एक तो मंगल राहु से प्रभावित वह कड़ुआ करेला है, दूजा स्नेक कैटेगरी का होने से नीम चढ़ा है। इसीलिए भी वह चूहा वर्ग के भारतीय आवाम पर जबरदस्त हावी हो चुका है। आगे आपकी बारी है। एक विद्वान ने कहा है कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में देव ऋण, ऋषि ऋण और राष्ट्र ऋण नहीं चुकाया रहता है, उसी के कुंडली में कालसर्प योग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को राष्ट्र सेवा पर समर्पित कर दे तो उसके तीनों ऋणों की भरपाई हो जाती है। धन और बल से राष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं ज्योतिष के बारे जो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसे समस्त राष्ट्रवासियों के हितार्थ में बता रहा हूँ। दोस्तों, धर्म विहीन नर पशु के समान होता है। धर्म या धारण यदि लेडीज साड़ी है तो ज्योतिष उसका पेटीकोट है। विदाउट पेटीकोट का लेडीज साड़ी मीनिंगलेस होता है। सेम वे विदाउट एस्ट्रोलॉजी का रिलीजन भी मीनिंगलेस होता है। और जिस तरह हेडलाइट के बिना लेटेस्ट मॉडल का गाड़ी अंधा होता है, उसी तरह मानव जीवन के हेडलाइट ज्योतिष के बिना योगा मेडिटेशन करके निर्मित मनुष्य का हेल्दी बॉडी वाला जीवन भी अंधा ही होता है। हेडलाइट से निर्देश इंडिकेशन लेकर आप अपनी बाइक या गाड़ी को सही दिशा में चलाते हो, उसी तरह ज्योतिष से इंडिकेशन लेकर अपने जीवन को भी सही दिशा में चलाएं। साथियों, पौराणिक कथा के अनुसार देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन करके 14 रत्न को निकाला। उन्हीं में से एक अमृत भी था। उस अमृत को एक राक्षस धोखे से पी गया। इसका पता चलने पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राक्षस के सिर को काटकर 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन अमृत पिए होने के चलते वे टुकड़े मरे नहीं, जीवित रहे। तो राक्षस का सिर जहाँ की दिमाग होता है उसे राहु, और जहाँ दिमाग नहीं होता उसके धड़ को केतु नाम दिया गया। राहु का अंक 4 और केतु का अंक 7 है। तो यहाँ आप कुतर्क कर सकते हैं कि दुनिया में राहु केतु जैसा कुछ नहीं है, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी नहीं है।
बस जो है वह मनुष्य का दिमाग है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ईश्वर भी नहीं है, सब करता धरता तो केवल मनुष्य का दिमाग है। ऐसा आशय मिस्टर श्याम मानव जी ने अपने 1 घंटे के वीडियो में प्रकट करके ज्योतिष को झूठा साबित करने के लिए बेसिर पैर का जोरदार कुतर्क भी दिया है। अगर हम उनकी ही बात मनुष्य का दिमाग ही करता धरता है मान ले तो अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अच्छे भले चंगे ना होकर वे भी अंधे ही होते और अच्छे भले दंपति के भी विकलांग हैंडीकेप औलाद पैदा नहीं होते। इंडियन इकोनॉमिक्स वाइज भारत के कृषि भूमि से ज़्यादा उपजाऊ भारतीय पति पत्नी का स्लीपिंग बेड है। उसी स्लीपिंग बेड बिस्तर के प्रोडक्ट को कम करने के लिए ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन योजना को भारत देश में लागू करी है। तो मिस्टर मानव जी ही बता सकते हैं कि फरवरी सन 1982 में विवाह होने पर भी 8 जनवरी सन 1990 ईस्वी के पहले तक यानी पूरे 8 साल हम पति पत्नी का स्लीपिंग बेड पूरी तरह क्यों अनुपजाऊ रहा था। इस प्रश्न का जवाब किसी के पास भले ना हो लेकिन मेरे पास जवाब है। इकोनॉमिक्स के थ्योरी को हम मनुष्यों ने बनाया है और एस्ट्रोलॉजी के थ्योरी को ईश्वर ने बनाया है। तो जब मुझ पर ज्योतिष का थ्योरी इन्वॉल्व हुआ तो मेरे बच्चे भी हुए। इसी सिद्धांत के बेस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया है। साथियों, राहु के अंक 4 में जन्मे स्वामी विवेकानंद विश्व और भारत दोनों स्तर के दूसरे महान गणितज्ञ रामानुजन अय्यर आदि ने अपने ज्ञान के बूते विश्व स्तर पर अपना झंडा गाड़े। दीगर तो नागपुर में जन्मे अंक 4 वाले एडवोकेट सतीश साल्वे जी अपने ज्ञान के बूते वर्तमान में ब्रिटिश बार काउंसिल के मेंबर और वहाँ के महारानी के प्राइवेट वकील भी हैं। इधर बेसिर का केतु के 7 मूलांक के होल्डर बाबा रामदेव ने टीवी में कहा है, मैं ग्रह नक्षत्र या राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं। इस ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक वही काम तारीख 9/9/1951 ईस्वी को जन्मे अंधविश्वास उन्मूलन संस्था के हेड मिस्टर श्याम मानव जी भी कर रहे हैं। उनका मूलांक 9 मंगल का, लक्की नंबर 34 यानी 7 और मिक्स नंबर 9 और 7 16 यानी 7 दोनों ही केतु के हैं। ये महोदय धीरेन्द्र शास्त्री के ज्ञान या चमत्कार को चैलेंज दे चुके हैं। यहाँ मैंने आपको ज्योतिष के थ्रू मिस्टर शास्त्री के हकीकत को बता ही दिया है कि वह क्या है और क्यों है। एक फिल्मी डायलॉग, हमें तो मेरे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ इतना दम था, मेरा कश्ती वहाँ डूबा जहाँ पानी कम था। महात्मा गांधी के आत्मा ने भी शरीर छोड़ते वक्त ऐसा ही कहा होगा। मिस्टर श्याम मानव जी का मूलांक और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का भाग्यांक 9 सेम है। तो पंडित शास्त्री को उसका अपना सिमिलर नंबर का मिस्टर श्याम मानव चैलेंज देते फिर रहे हैं और इधर मैं पंडित शास्त्री का ही सिमिलर नंबर वाला उसके पक्ष में सपोर्ट कर रहा हूँ। साथियों, बेसिर वाले केतु के अंक 7 के होल्डर दोनों महाशयों की स्थिति ठीक उस मृग की तरह है। खुशबूदार कस्तूरी तो उसी के पेट में है, लेकिन उसे खोजने के लिए वह बेखबर मृग पूरे जंगल में भटकता फिर रहा है। खुद तो भटका ही है, दूसरों को भी भटकाने का कोशिश करता फिर रहा है। जल्लादों ने ईसा को होली क्रॉस में ठोका, तब उसने कहा, हे ईश्वर, इन अज्ञान नादानों को क्षमा करना, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं। मिस्टर श्याम मानव जी और बाबा रामदेव की स्थिति भी ठीक वैसी ही नादानी का है। केतु से प्रभावित होने के कारण उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। इसमें एक लॉजिक बात और ऐड कर दे रहा हूँ ताकि पूरा क्लियर हो जाए। इस दुनिया में जिस किसी का नाम हिंदी वर्णमाला के तीनों एस
से या एच ह अक्षर से स्टार्ट होता हो, वह भगवान हो या शैतान, देव हो या दानव, नर हो या बानर, उसका वर्ग बकरी होता है। बकरी में एक नेचुरली गुण पलायन या एस्केप होता है, तो इस कैटेगरी के नामधारी भी पलायनवादी एस्केपिस्ट भगेड़ू नेचर के होते हैं। इसीलिए वे सनातन या पूर्व काल में ही तो भागे ही थे और वर्तमान में भी भाग ही रहे हैं। जैसे कि शिव शंकर भगवान भस्मासुर को वरदान देने के बाद उसी के डर से भाग बकरी हिमालय के गुफा में जा छिपे थे। उसी के परिणति में बकरी वर्ग के हनुमान का जन्म हुआ। श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को छोड़कर रातों रात द्वारिका भागे थे और अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगाए थे। अपने भाई बाली के डर से सुग्रीव वानर भागा था। नाक कटने पर शूर्पणखा राक्षसी लंका भागी थी। अपने पति का प्राण लौटाने के लिए सती सावित्री यमराज के पीछे भागी थी। सीता को रावण, संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान भगाकर ले गया था। प्रेग्नेंट शकुंतला स्वर्ग भागी थी। वहीं भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत दैट इज इंडिया पड़ा है। सिद्धार्थ अपने बीवी बच्चे को छोड़कर रात को भागा था। राणा प्रताप से रूठकर शक्ति सिंह अकबर के पास दिल्ली भागा था। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों सुभाष चंद्र बोस पहले जापान बाद में बर्लिन गए थे। मुंबई वासी सलमान रश्दी ने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखा तो उसके मौत का फतवा जारी हुआ। तब वे जनाब जान बचाने के लिए भागते फिरे थे। बहुमत से जीतने के बावजूद भी सोनिया गांधी खुद के बजाय एम सिंह को पीएम बनाई थी। 58 वर्षीय हीरो सल्लू मियां शादी से बचकर भाग रहा है। बकरी वर्ग की एक लड़की मेरे ही साथ भागी थी। सुदर्शन नामक व्यक्ति पत्नी बनाने से पहले उस लड़की को भगाया था। पलायनवादी सुनंदा पुष्कर, श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत आदि ने सुसाइड कर लिया। पूर्वोक्त सुनील वशिष्ठ, सुनील सेठी या सुमित सेठी आदि का कैटेगरी बकरी है। भारत के बड़े अपराधी सिंगापुर ही भागते हैं। बकरी वर्ग के हिंदुस्तानी अपनी मातृभाषा हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी भाषा के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। एडवोकेट हरीश साल्वे भारत को छोड़कर इंग्लैंड में रहते हैं। तुलसीदास ने कहा है, पानी तो सीधा एवं सरल ही होता है, लेकिन अपने वक्री कुटिल नेचर के चलते जोंक उसमें टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि केतु के नंबर 7 के होल्डर मिस्टर श्याम मानव जी का वर्ग क्या है और वे क्यों सीधी सच्ची बात पर कुतर्क देकर अन्य लोगों को भी टेढ़ा मेढ़ा चलाने के फिराक में हैं। हमारे संविधान ने हर एक भारतीय को नागरिकता के कुछ मौलिक अधिकार दिया है। उन्हीं में से एक अभिव्यक्ति का अधिकार भी है। इसीलिए कुछ लोग तर्क लॉजिक से परे अंट संट वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। यानी हम तो डूब ही रहे हैं सनम, तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। हम तो सनम भटके ही हैं, तुमको भी अपने साथ भटका कर ही चैन लेंगे। अंत में साथियों, आप उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहां अवतार लेने के लिए देवता भी सदा से ललचाते हैं। ऐसे भारत के पावन भूमि में जन्मने का आपको फक्र प्राउड होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सब में भी हनुमान जैसा सर्वगुण संपन्न होने का मादा है, लेकिन जस्ट हनुमान की तरह आप भी अपने कैपेसिटी को भुला बैठे हैं। इसीलिए मैं जामवंत की तरह आप सबको जगा रहा हूं, तो उठिए, जागिए और अपने कैपेसिटी को पहचानिए। यहाँ वर्णित बातों की रोशनी में यह तो आपको विदित हो ही गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट सुपरस्टिशन और हिपोक्रेसी बट ए लिविंग रियलिटी। बागेश्वर दरबार वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवाह होगा भी या नहीं होगा, वह लव मैरिज करेगा या सन्यासी बनेगा, उसका ससुराल गांव उसके जन्म स्थान से दक्षिण में होगा या अन्य दिशा में, यह सब आपने आगे भविष्य में देखना है।
दोस्तों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता के महासागर जैसे विस्तृत ज्योतिष का चर्चा भी अनंत है। कहने बताने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। तो मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ आप सभी को ज्योतिष को समझने लायक सन्मति दे। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय श्री राम।